हिंदी साहित्य के लेखन में सक्रिय समकालीन लेखक लेखिकाओं में एक किरण सिंह जी की लिखी हुई कहानी आज सुनिए, पूर्वा। तो शुरू करते हैं कहानी पूर्वा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संदूक से तिरंगे को निकालते हुए पूर्वा के हृदय में पीड़ा का सैलाब उमड़ आया और उसकी आंखों की बारिश में तिरंगा नहाने लगा। पूर्वा तिरंगे को कभी माथे से लगा रही थी तो कभी सीने से और कभी एक पागल प्रेमिका की तरह चूम रही थी। ऐसा करते हुए वो अपने पति के प्रेम को तो महसूस कर रही थी, लेकिन लग रहा था कि कलेजा मुंह को आ जाएगा। ये तिरंगा सिर्फ तिरंगा ही नहीं था, ये तो उसके सुहाग की अंतिम भेंट थी, जिसमें उसके पति लेफ्टिनेंट कर्मवीर मिश्रा का पार्थिव शरीर लिपट कर आया था। तिरंगे में वो अपने पति की देह की अंतिम महक को महसूस कर रही थी, जो उसे अपने साथ साथ अतीत में ले गई। पूर्वा और अंतरा अपने पिता रामानंद मिश्रा की दो प्यारी संतानें थीं। बचपन में ही माँ के गुजर जाने के बाद उन दोनों का पालन पोषण उनकी दादी आनंदी जी ने किया था। बहू की मृत्यु से आहत आनंदी जी ने अपने बेटे से कहा, बबुआ, दूदू गोबिन महतारी के बेटी हैं, आ तुहारी दशा हमसे देखल ना जात बा। ऊ तोहार बड़की माई की भतीजी बड़ी सुन्नर है, तोहरा से ब्याह की बात करत रही। हम सोचली तोहरा से पूछ के हामी भर दें। रामानंद मिश्रा ने गुस्से से लाल होते हुए कहा, का माई, तोहार दिमाग खराब हो गया का? एक बात कान खोल कर सुन लो, हम पूर्वा के अम्मा का दर्जा कोनो दूसरे औरत को नहीं दे सकते। पूर्वा और अंतरा त अपने अम्मा से ज़्यादा तोहरे संग रहती थी। हम जीते जी सौतेली माँ के बुला के आपन दोनों बेटी का अनाथ नहीं कर सकते। आनंदी जी ने कहा, हम महतारी न हई, तोहार चिंता हमरा न रही त गांव के लोग के रही। काल के दिन तोहार दोनों बेटी ससुराल चल जइहें त तोहरा के कोई एक लोटा पानी देवे वाला न रहिए। हमार जिंदगी कितना दिन के है। रामानंद मिश्रा बोले, माई, तू हमार चिंता छोड़ के पूर्वा अंतरा का देख। बेटे की जिद के आगे आनंदी जी की एक ना चली। अपनी दादी की परवरिश में पूर्वा और अंतरा बड़ी हो गई। अब आनंदी को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। ये बात उन्होंने अपने बेटे से कही तो उन्होंने कहा, माई, अभी उम्र ही का हुआ है इनका, अभी पढ़ने लिखने दो ना। आनंदी बोली, बेटा, अब हमार उम्र बहुत हो गया और देखो बुढ़ापा में ई कवन कवन रोग धर लिया है। इनकी मैया होती तो कोनो बात न रहत, और ब्याह बादो तो बेटी पढ़ सकत है। का जानी कब भगवान के दुआरे से हमार बुलावा आ जाए। माँ की बात सुनकर पूर्वा के पिता भावनाओं में बह गए। तभी रजनी, पूर्वा की मौसी का फ़ोन आया, पाहुन, बेटी का ब्याह तय हो गया है, आप दोनों बेटियों को लेकर ज़रूर आइएगा। रामानंद मिश्रा ने कहा, माई का तबीयत ठीक नहीं रहता है, इसलिए हम दोनों बेटी में से एक ही को ला सकते हैं। रजनी ने कहा, अच्छा पाहुन, आप जैसन ठीक समझें, हम तो दोनों को बुलावा चाहते थे, बाकिर अच्छा पूर्वा को ही लेते आइएगा, बड़ है ना। रामानंद मिश्रा बोले, हाँ, ये बात ठीक है, हम आ जाएंगे, हमरे लायक कोई काम होखे तो कहना। रजनी ने कहा, ना पाहुन, बस आप लोग पहले ही आ जाइए, हमार बेटी के बहन अंतरा और पूर्वा ही है ना। रामानंद मिश्रा ने ठीक है, प्रणाम कहकर फ़ोन रख दिया। पूर्वा अपने पिता के संग बिहार के आरा जिला से सटे एक गांव में अपनी मौसेरी बहन शिल्पी की शादी में पहुंच गई। 17 वर्ष की वो बाला गजब की सुंदर और आकर्षक थी। तीखे नैन नक्श, सुंदर सुडौल शरीर, लंबे लंबे घुंघराले केश, ऊपर से गोरा रंग, किसी भी कवि मन को सृजन करने के लिए बाध्य कर सकता था। मानो ब्रह्म ने उसको गढ़ने में अपनी सारी शक्ति और हुनर का इस्तेमाल किया था। ऊपर से उसका सरल व विनम्र स्वभाव एक चुंबकीय शक्ति से युवकों को तो अपनी ओर खींचता ही था, साथ ही उनकी माताओं के मन में भी उसे बहू बनाने की ललक जगा देता था। लेकिन पूर्वा इस बात से अनभिज्ञ थी। अल्हड़ स्वभाव की पूर्वा चूँकि दुल्हन की बहन की भूमिका में थी, इसलिए विवाह में घरातियों के साथ साथ बारातियों की भी केंद्र बिंदु थी। गुलाबी लहंगा चोली पर सिल्वर कलर का दुपट्टा उस पर बहुत फब रहा था।
उस पर भी सलीके से किया गया मेकअप उसके रूप लावण्य को और भी निखार रहा था। ऐसे में किसी युवक का दिल उस पर आ जाना स्वाभाविक ही था। दुल्हन की सखियां राहों में फूल बिछा रही थीं और पूर्वा वरमाला के लिए दुल्हन को स्टेज पर लेकर जा रही थी। सभी की नज़रें दुल्हन को देख रही थीं, लेकिन एक नज़र पूर्वा पर टिकी हुई थी। वो नज़र पूर्वा की मौसी की जिठानी के बेटे लेफ्टिनेंट कर्मवीर मिश्रा की थी। संयोग से पूर्वा की नज़रें भी उनकी नज़रों से टकराईं और एक अल्हड़ मुस्कान के साथ झुक गईं। नज़रों के और झुकने का क्रम जारी रहा, जो कि उन दोनों की पहली अनुभूति थी। दोनों के हृदय में पहले प्यार का संचार हो चुका था। पूर्वा दुल्हन को लेकर स्टेज पर पहुंच गई। तभी एक बाराती, जो दूल्हे का दोस्त लग रहा था, ने ठिठोली की, यहाँ तो दो दो दुल्हन आई हैं। अच्छा लगे हाथ मैं भी वरमाला डालकर दुल्हन उठाकर ले जाता हूँ। पूर्वा ने भी तपाक से कहा, अपने पापा जी से आदेश ले लिया है भाई साहब, यहाँ भी दुल्हन तैयार बैठी है। पूर्वा ने दुल्हन की नौकरानी की तरफ इशारा करके कहा और मंच ठहाकों से गूंज उठा। सभी बड़े बुजुर्गों की आवाज़ आई, जल्दी जल्दी वरमाल का रस्म पूरा करो तुम सब, ना ही तब ब्याह का मुहूर्त निकल जाएगा। जी बाबूजी, कहते हुए कर्मवीर मिश्रा स्टेज पर चढ़ गए। दूल्हे के दोस्तों ने दूल्हे को कंधे पर उठा लिया था। तभी कर्मवीर और रणवीर ने दुल्हन को भी उठा लिया। दुल्हन भी होशियार निकली और मौके का फ़ायदा उठाकर दूल्हे को वरमाला पहना दी। इसके बाद दूल्हे ने भी दुल्हन को वरमाला पहनाई। शंख नगाड़े बजने लगे। सभी बाराती घराती दूल्हा दुल्हन पर अक्षत फूल की बारिश कर रहे थे। तभी कर्मवीर मिश्रा के हाथों से अक्षत छिटक कर पूर्वा पर जा पड़ा। पूर्वा इसे शुभ शगुन समझकर मन ही मन खुश हो रही थी। उसकी आंखों में भविष्य के सपने पलने लगे, जिसमें कर्मवीर मिश्रा दूल्हा बना घोड़े पर सवार होकर आया है और वो दुल्हन बनी वरमाला लिए खड़ी है। उसके अंग अंग में सिहरन पैदा हो रही थी। कहा जाता है ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, इसलिए इन दोनों के इश्क की खबर कर्मवीर मिश्रा की माँ रोहिणी जी को भी मिल गई और उनकी अनुभवी निगाहें दोनों के इश्क की इंक्वायरी में रख गईं। कर्मवीर किसी न किसी बहाने से पूर्वा के इर्द गिर्द ही रहता। इधर विवाह का मंत्रोच्चार चल रहा था और उधर रोहिणी की भी आंखों में पूर्वा को बहू बनाने के सपने पलने लगे। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अगले दिन अपनी देवरानी मतलब पूर्वा की मौसी से अपने बेटे के लिए पूर्वा को बहू बनाने की बात करेगी। विवाह समारोह सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। सुबह दुल्हन की विदाई भी हो गई। एक एक करके सभी मेहमान भी जाने लगे। रत जगह के कारण घर के सभी सदस्य बिस्तर पर बेसुध सोए हुए थे। पूर्वा की आंखों से नींद गायब थी। वो सोच रही थी कि किसी दिन वो भी किसी अजनबी के साथ बांध दी जाएगी और अपने घर से विदा कर दी जाएगी। ये सोचकर उसकी आंखें भर आईं। तभी कर्मवीर मिश्रा की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हुई। कर्मवीर मिश्रा बोले, दोपहर का खाना तैयार है, आ जाइए आप। जी जी आती हूँ। और बाकी सभी लोग आ गए हैं? कर्मवीर मिश्रा ने कहा, जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा, आप आइए। कर्मवीर की बात सुनकर पूर्वा के अंदर सिहरन सी होने लगी। उसके पांव थर थर काँपने लगे। वो मन ही मन सोच रही थी, ये मुझे क्या हो रहा है। फिर अपने आप को ही समझाती हुई अपने आप से ही कहने लगी, अरे पगली, यही तो प्यार है, इतना भी नहीं समझती। पूर्वा यंत्रवत कर्मवीर मिश्रा के साथ ही होली। खाना तो स्वादिष्ट बना ही था, लेकिन अपने मनपसंद साथी के साथ खाने की एक अलग ही अनुभूति हो रही थी दोनों को। दोनों ने ही एक दूसरे की आंखों में प्रेम की मौन स्वीकृति देखी। संयोग से रुक्मणी जी की भी नींद खुल गई थी और वो जल्दी जल्दी अपनी साड़ी ठीक करके आंगन की ओर जाने लगी। तभी उन्हें उनकी देवरानी रजनी मतलब पूर्वा की मौसी मिल गई। रुक्मणी ने अपनी देवरानी की तरफ मुखातिब होकर कहा, बहुत देर तक सोई रही मैं, सब लोगों ने खाना खा लिया? पता नहीं, हमहू अबहीं उठे हैं। बेटी की विदाई के बाद घर कितना उदास हो गया है। कहते कहते रजनी रो पड़ी। रुक्मणी रजनी को संभालते हुए बोली, यही से तो बेटी को पराया धन कहा गया है। अब तक एक ही उपाय है, अपन कर्मवीर के ब्याह कर दिया जाए। रजनी बोली, का बात कही दीदी,
अभी हमो यह बात आपसे करने वाले थे, कवनो लड़की वड़की देखी है का? रुक्मणी ने बताया, हाँ एगो तो है, अगर तू चाहो तो ब्याह झटपट हो जाएगा। हम? रजनी ने अचरज से कहा। रुक्मणी बोली, और ना तो का, ई पूर्वा करमवीर के जोड़ी कैसन रहेगा? वो देखो दोनों एक साथ कितना सुंदर लग रहे हैं। रुक्मणी ने अपनी उंगलियों से पूर्वा और करमवीर की तरफ इशारा करके कहा। रजनी ने कहा, दीदी आप तो हमारे मन की बात कह दी। साच कहें तो हम ई बारे में आपसे बात करना चाहते थे, वाकिर लाज के बारे कहे नहीं। अब एक बार लड़का लड़की से पूछ कर पाहुन से बात करेंगे हम। बिना माए के बेटी के आप जैसन माए मिल जाएगी, ऐसे बढ़िया और क्या हो सकेगा। और आपन करमवीर तक करम धर्म दोनों के वीर हैं। दीदिया के गुरहत्ती में बहुत गहना चढ़ा था। समूचे गांव में शोर हो गया था कि इतना गहना केहू के न चढ़ा है। ऊ सब गहना दोनों बेटियों का न देंगे। आ खेत बाड़ी हइये है, दान दहेज में कवनो कमी ना होगा। रुक्मणी बोली, अरे छोटकी, दान दहेज का काम? कवनो हम दरिद्रा हैं कि दान दहेज लेके बेटा का ब्याह करेंगे? ये बात तो करमवीर के सामने भुलैयो के मत कहना ना तो। रजनी बोली, ठीक है दीदी जी, अब हम पाहुन से बात करेंगे। ऐसे तो मियाँ बीबी राजी तक का करेगा काजी। रजनी ने पूर्वा और करमवीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, तभियो दोनों के मन मर्जी पूछ लेना चाहिए, जमाना बदल गया है। अच्छा तो ठीक है, तुम कहती हो तो पूछ लूँगी। रुक्मणी ने मौका देखकर अपने बेटे करमवीर से कहा, बेटा अब हम सोच रहे हैं तुम्हार ब्याह करके निश्चिंत हो जाएं। हमको तो तोहरे लिए पूरा बड़ी पसंद है, तुम क्या कहते हो? करमवीर मिश्रा अपनी खुशी को छिपाते हुए बोले, अम्मा आपको जो मन, ये तो आपका विषय है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं। रुक्मणी ने कहा, तो ठीक है, हम ठीक करते हैं विवाह। रुक्मणी खुशी खुशी रजनी के कमरे में गई और उससे कहा कि छुटकी, हम करमवीर से बतिया लिए हैं, अब तू पूर्वा से पूछकर बात आगे बढ़ाओ। रजनी ने कहा, हाँ हाँ दीदी, अब हम बतियाते हैं। पाहुन मानेंगे कैसे नहीं? दिया लेके खोजने पर भी करमवीर जैसन लड़का उनको नहीं बैठाएगा। ई देखिए पूर्वा भी आ गई, अब यही लगले इससे भी पूछ लेते हैं। रजनी ने पूर्वा को आते हुए देखकर रुक्मणी से कहा और पूर्वा ने मुस्कुरा कर शर्माते हुए मौन स्वीकृति दे दी। रजनी ने रामानंद मिश्रा को अपने कमरे में बुलाकर पूर्वा और करमवीर की शादी की बात कही तो रामानंद मिश्रा की आंखों में खुशी और गम के आंसू छलछलाए। उन्होंने रजनी से कहा, आप पूर्वा की मौसी हैं, जे के माय के जैसन होती है। ऐसे बढ़िया का बात होगा कि पूर्वा अपने मौसी के घर आए। बस हम माई मतलब पूर्वा की दादी से पूछकर आपको बताते हैं। रामानंद और पूर्वा को अगले दिन लौटना था। पूर्वा और करमवीर मिश्रा की आंखों से नींद गायब थी। दोनों के मन में एक दूसरे से मिलकर बातें करने की तीव्र इच्छा हो गई, लेकिन संकोचवश दोनों ही मन महसूस कर रह गए। दोनों की ही रात करवटें बदल बदल कर बीती। अगली सुबह करमवीर मिश्रा जल्दी ही उठ गए और आंगन में गए तो संयोग से पूर्वा भी वहीं मिल गई। करमवीर मिश्रा की आंखें चमक उठीं। उन्होंने पूर्वा के पास जाकर शरारत भरे अंदाज में कहा, बारात लेकर जल्दी ही आऊँगा, आप तैयार रहिएगा। पूर्वा ने मुस्कुराकर आंखें झुका लीं। घर पहुंचकर जब रामानंद जी ने अपनी माँ से पूर्वा का विवाह करमवीर से करने की बात की तो उनकी माँ ने कहा, हमार पूर्वा ऐसन है ही कि जे देखे देखते रह जाए। करमवीर भी कवनो कम नहीं है माई, लो ये फोटो देख लो, समूचे गांव में शोर हो जाएगा दुल्हा देखकर। रामानंद जी ने अपनी माँ को करमवीर मिश्रा की तस्वीर दिखाते हुए कहा। आनंदी जी बोली, अब आजे पंडित जी के बुला के दिन दिखा लो, शुभ काम में देर नहीं किया जाता। रामानंद जी ने पंडित जी को बुलाकर कहा, पंडित जी बढ़िया से पतरा देख के कवनो शुभ दिन निकालिए। पंडित जी ने पतरा देखकर विवाह के 2-4 शुभ दिन निकालकर रामानंद जी को दिखाया और रामानंद जी ने पंडित जी द्वारा निकाला हुआ दिन पूर्वा की मौसी रजनी को भेज दिया। सभी की सहमति से 3 महीने बाद ही वसंत पंचमी की शुभ तिथि को विवाह का दिन रखा गया। आनंदी जी अपनी पोती की शादी में और रामानंद जी अपनी बेटी की शादी में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। वो मन ही मन ये सोच रहे थे कि आजकल के इस भौतिक युग में कौन बिना दहेज का विवाह करता है। चलो माना
कि हमारा जो भी है वो बेटी का ही है, लेकिन बारात का खर्च, जेवर, कपड़े आदि का खर्च लड़के वाले खुद उठा रहे हैं। ये साधारण बात है क्या? कितनी जगह तो पूर्वा के विवाह की बात इसलिए भी कट गई थी कि हमारा कोई बेटा नहीं है। लड़के वालों ने साफ कह दिया कि बिना भाई की बेटियां मनभर होती हैं, और दूसरी बात कि लड़कियों का ध्यान अपने ससुराल से अधिक मायके में लगा रहेगा, जिसकी वजह से वो लड़के पर भी दबाव बनाएंगी अपने मायके के लोगों को करने के लिए। इसलिए भी वो इस विवाह से बहुत ज़्यादा ही खुश थे। विवाह भले ही गांव से हो रहा था, लेकिन टेंट, शामियाना, हलवाई आदि शहर से मंगवाया गया था। रामानंद जी ने विवाह का मेनू भी अपने समधन से पूछ कर ही रखवाया, भले ही उसमें 2-4 व्यंजन जोड़ ही दिए। द्वार की साज सज्जा तो ऐसी हुई मानो राजा का राजमहल हो। जयमाला का मंच असली गुलाब और बेला के फूलों से सजाया गया था। दूल्हा दुल्हन के बैठने का सिंहासन लग रहा था कि देवलोक से मंगाया गया था। इधर पूर्वा की सखी सहेलियां पूर्वा के श्रृंगार में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती थीं। गांव में भी एक लड़की थी जो ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग लेकर आई थी, लेकिन पूर्वा की दादी ने कठोरता से कहा था, जे करिया कुरूप होता है ऊना एसियल फेसियल करा के सुनर बनता है। हमार पूर्वा तो असही है, दम दम दमकती है, ऐसे पूर्वा का पेंट पॉलिश करे की ज़रूरत नहीं है। आनंदी जी की बात तब और तर्कसंगत लगी जब पूर्वा दुल्हन के जोड़े में हाथों में वरमाल लिए परिजनों तथा सखियों के साथ आती दिखाई दी। लाल बनारसी में लिपटी पूर्वा, माथे पर लाल बिंदी, दोनों हाथों की कलाइयों में भरी भरी चूड़ियाँ, बड़ी बड़ी आँखों में काले काजल, कानों में झुमके, गले में चंद्रहार, कमर में करधनी से सुसज्जित पूर्वा किसी देवकन्या सी लग रही थी। पूर्वा की छोटी बहन अंतरा राहों में फूल बिछाती जा रही थी। उधर अपने दोस्तों से घिरे करमवीर मिश्रा जयमाल के मंच पर आ चुके थे। जब उनकी नज़र पूर्वा पर पड़ी तो वो अपनी किस्मत लिखने वाले ब्रह्म का दिल ही दिल में आभार प्रकट कर रहे थे। दूल्हा दुल्हन की जोड़ी देखकर बुजुर्ग महिलाएं राम सीता की जोड़ी कहकर वर वधू को मन ही मन प्रणाम कर रही थीं। इधर पूर्वा की बहन अंतरा पर जैसे ही करमवीर मिश्रा के भाई रणवीर मिश्रा की नज़र पड़ी तो हट ही नहीं रही थी। यह देखकर अंतरा की सखियों ने अंतरा से चुहल की, दीदी तेरा देवर दीवाना। अंतरा शर्मा गई। हंसी ठिठोली के बीच जयमाला का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ढोलकी की थाप पर कर्ण प्रिय लोकगीतों और पंडित जी के मंत्रोच्चार आपस में युगलबंदी कर रहे थे। ऐसी सुंदर और पावन दिशा में एक एक करके विवाह की सारी रस्में पूरी हुईं। सुबह मंडप में दूल्हे के साथ साथ उसके भाई तथा मित्र भी आए। सबसे पहले आनंदी जी ने कर्मवीर मिश्रा को 3 तोले की मोटी चेन पहनाई और रणवीर मिश्रा को अंगूठी, साथ ही मंडप में आए मित्रों को 1-1 हज़ार रुपये। इसी तरह बड़े छोटे के क्रम से सभी परिजनों, चाची, बुआ, मौसी, दीदी आदि ने भी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार दूल्हे और उनके भाई तथा मित्रों को उपहार देकर रस्में पूरी की। उसके बाद दूल्हे को कोबर में ले जाकर घर भराई की रस्म हुई और अंततः समय आ गया विदाई का। सभी की आंखें गीली थीं। आनंदी जी ने कर्मवीर मिश्रा से कहा, बाबू हमार पूर्वा का ध्यान रखना। कर्मवीर मिश्रा ने भरोसा दिलाया, आप निश्चिंत रहिए दादी, मेरे जीते जी पूर्वा हमेशा खुश रहेगी। अंतरा को रोते हुए देखकर रणवीर मिश्रा ने थोड़ा चुहल करते हुए कहा, अरे आप रो क्यों रही हैं? बस सामान पैक कीजिए और चलिए अपनी जीजी के साथ साथ, बंदा हाजिर है आपकी खिदमत में। रणवीर मिश्रा की बातों से विदाई के गमगीन माहौल में भी सभी के होठों पर मुस्कान खिल गई। मायके की दहलीज पार कर पूर्वा अपने जीवन साथी के संग कार में बैठ ससुराल की दहलीज पर पहुंच गई। रुक्मणी पूरी तैयारी के साथ अपने बेटे बहू के स्वागत में द्वार पर खड़ी थी। साथ में नाउन भी पीतल की चमचमाती थाली में सिनहोरा, लोढ़ा, पान, सुपारी, रोली, अक्षत, चावल लेकर खड़ी थी। रिश्तेदार तथा पड़ोस की औरतें साज श्रृंगार करके गीत गा रही थीं। कार का दरवाज़ा खोलकर सबसे पहले रुक्मणी जी ने पूर्वा पर अक्षत फूल छिड़क कर उसका घूंघट उठाया और उसके मांग में 5 बार सिंदूर लगाने के बाद लोढ़ा से 5 बार परिछावन किया। उसके बाद पूर्वा ने भी अपनी सास रुक्मणी के मांग में 5 बार सिंदूर भरा। इस प्रकार 5 सुहागिनों ने पूर्वा का परिछन किया। उसके बाद घर में काम करने वाली आया एक लाल पीले रंग से रंगा दौरा
बहुत बड़ा बांस का जो डलिया होता है, कार के पास लेकर आई और उस दौरे पर आगे करमवीर मिश्रा खड़े हुए, फिर पीछे पूर्वा। इस प्रकार दौरा में डेग डालते हुए कोहबर तक दूल्हा दुल्हन को ले जाया गया। दूल्हा दुल्हन को रसियाओं मतलब बिना दूध की खीर और दाल भरी पूड़ी खिलाकर दूल्हे को बाहर भेज दिया गया और फिर शुरू हुई दुल्हन की मुंह दिखाई की रस्म, जिसमें सबसे पहले रुक्मणी जी ने दुल्हन को अपना खानदानी सीता हार दिया और बाद में क्रम से अन्य परिजन तथा अड़ोसी पड़ोसियों ने भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार गहने तथा रुपया देकर मुंह दिखाई की रस्म पूरी की। रत जगह और रस्म रिवाजों के बीच पूर्वा काफ़ी थक चुकी थी। उसका मन हो रहा था कि ज़मीन पर ही सो जाए। तभी रुक्मणी जी ने सभी औरतों को कमरे में से बरामदे में ले जाकर मुंह मीठा कराया और धीरे से पूर्वा से आकर कहा, अब तुम आराम करो, बहुत थक गई होगी। रुक्मणी जी की बात सुनकर पूर्वा को ऐसा लगा जैसे उन्होंने उसके दिल की बात सुन ली हो। शाम को रुक्मणी जी की आवाज़ से पूर्वा की नींद खुली। रुक्मणी जी ने पीली कामदार साड़ी देते हुए कहा, दुल्हन ये साड़ी पहन लेना, अभी हम रजनी को भेजते हैं। थोड़ी देर में रजनी आई और पूर्वा को इस घर के सभी लोगों के बारे में बताते हुए तैयार करने लगी। जब पूर्वा तैयार हो गई तो रजनी ने उसके चेहरे को ममता भरी नज़र से देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसके मुंह से अचानक निकल आया, एकदम दीदी जैसी हो तुम। अपनी मौसी की आंखों में आंसू देखकर पूर्वा की भी आंखें भर आईं। रजनी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, आज रोने का नहीं, खुशी का दिन है, अभी बहुत से काम हैं, मैं अब बाहर जाती हूँ। पूर्वा अपने आप को आईने में देखकर अपने ही रूप पर मुग्ध हो गई। वो इतनी सुंदर है, उसे आज पता चला। वो आत्मविश्वास से भर गई और अपने राजकुमार के साथ कल्पना के घोड़े पर सवार होकर सुहाग सेज पर जा पहुंची। उसका अंग प्रत्यंग सिरहाने लगा। वह छुई मुई सी अपने प्रीतम की बाहों में सिमटने लगी। शरद ऋतु में भी पसीने से तरबतर होने लगी। तभी किसी की आहट से उसकी तंद्रा भंग हुई और उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने सचमुच उसके राजकुमार प्रकट हो चुके थे। कर्मवीर मिश्रा सुहाग सेज पर अपनी पत्नी के रूप में पूर्वा को अपलक देख रहे थे। पूर्वा की पलकें झुक गईं। कर्मवीर मिश्रा ने पूर्वा के गले में एक सोने की चेन पहनाई, जिसमें एक दिल के आकार के लॉकेट में उन दोनों की तस्वीर थी। पूर्वा की पलकें अभी भी झुकी हुई थीं। वो बहुत कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उसके होंठ उस समय सिल गए थे। वो थर थर काँप रही थी। कर्मवीर मिश्रा ने पूर्वा का चेहरा अपनी दोनों हथेलियों में भरकर उसके माथे पर चुंबन जड़ दिया। पहली बार किसी पुरुष का स्पर्श पाकर पूर्वा के तन बदन में सिहरन पैदा हो गई। दोनों की सांसों की सरगम निशा की मधुर बेला में बज उठी। साथ में धड़कनें भी युगलबंदी करने लगीं। पूर्वा कर्मवीर मिश्रा की बलिष्ठ बाहों में सिमटी जा रही थी। उसका तन मन समर्पण के लिए तैयार था। पुरुष और प्रकृति का मधुर मिलन हो रहा था। पूर्वा को दर्द का आभास हुआ। तभी कर्मवीर मिश्रा की हथेलियां पूर्वा के मुंह पर जा पहुंची। अब सांसों के साथ साथ पायल और चूड़ियां भी युगलबंदी करने लगीं। दो दिलों की लहरों का उफान शांत हुआ और दोनों तृप्त होकर एक दूसरे की बाहों में सो गए। सुबह के 6 बज गए थे। पूर्वा जल्दी जल्दी उठकर नहाने चली गई, क्योंकि उसकी दादी ने उसे समझाया था कि ससुराल में सुबह सुबह ही उठ जाना, क्योंकि 1.25 महीने तक मांग बहुराई की रस्म होती है। पूर्वा जैसे ही नहाकर निकली, रुक्मणी जी कमरे में आ चुकी थी। दरवाज़ा कर्मवीर मिश्रा ने ही खोला था। रुक्मणी जी ने पूर्वा को पूरब की तरफ मुंह करके बैठाकर पूर्वा की मांग में 5 बार सिंदूर लगाया और मिठाई खिलाकर अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। पूर्वा ने अपने आंचल के कोरों को हाथ में लेकर अपनी सास को 5 बार प्रणाम करके एक संस्कारी बहू होने का प्रमाण दिया। विवाह के 10वें दिन रात को करीब 10 बजे होंगे। दोनों की सांसों की लय के साथ धड़कनें ताल मिला रही थीं। चूड़ियों की खनक और पायल की झनक के मधुर झंकार के बीच मोबाइल की घंटी कर्णभेदी लगी। कर्मवीर मिश्रा के हाथ यंत्र चालित से पूर्वा की हथेलियों से छूटकर मोबाइल की तरफ बढ़ गए। मोबाइल पर बातें करते हुए अपने पति के हाव भाव देखकर पूर्वा को अंदाज़ा लग गया था। कर्मवीर मिश्रा ने कहा, सीमा पर युद्ध छिड़ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। आप मुझे एक वीर योद्धा की पत्नी की तरह विदा करेंगी। वादा कीजिए, आप मेरी कमज़ोरी नहीं ताकत बनेंगी। पूर्वा अपने पति के सीने से लगकर अपनी सिसकियां रोकने का प्रयास करने लगी। कर्मवीर मिश्रा ने
उसके आंसुओं को पोंछते हुए उसके माथे पर अनगिनत चुंबन चढ़ दिए। वो रात दोनों की एक दूसरे की बाहों में जाग कर कटी। सुबह सुबह करमवीर मिश्रा को विजय तिलक लगाकर रुक्मणी और पूर्वा ने सजल नयनों से मुस्कुराकर विदा किया। उधर सीमा पर युद्ध चल रहा था और इधर पूर्वा और रुक्मणी के हृदय में। रुक्मणी ने अपने पुत्र की सलामती के लिए अनुष्ठान रखा तो पूर्वा अपने सिंदूर की सलामती के लिए। करमवीर मिश्रा बहादुरी से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। जब ये खबर मिली तो रुक्मणी पूर्वा की मांग बहोर रही थी। खबर सुनकर उनके हाथ से सिंदूर की डिबिया छिटक गई। दोनों सास बहू वहीं जमीन पर बिन पानी की मछली की तरह छटपटाने लगीं। उनकी आंखों की बाढ़ सारे सपने बहा ले गई। उनके इर्द गिर्द गांव के लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी रुक्मणी और पूर्वा के साथ रो रहे थे। किसी के पास भी उनके सांत्वना के लिए शब्द नहीं थे। रोते पीटते दोनों सास बहू मूर्छित हो जाती और उनके परिजन उन्हें पानी शरबत आदि पिलाकर होश में लाने की कोशिश करते। गांव वाले अपने परमवीर सपूत करमवीर मिश्रा की अर्थी सजा रहे थे। 24 घंटे के बाद करमवीर मिश्रा का पार्थिव शरीर एक तिरंगे में लिपट कर ताबूत में आया। रुक्मणी और पूर्वा के विलाप से आसपास की उमड़ी भीड़ का हृदय पिघलकर आंखों से बरस पड़ा। उधर अर्थी उठी और एक सुहागन की चूड़ियाँ तोड़कर माथे की बिंदियाँ मिटा दी गई। सिंदूर पोंछ दिया गया। पूर्वा बुद्ध बनी कुरीतियों का दंश झेल रही थी। असहाय रुक्मणी चाहकर भी इस कुप्रथा को रोक नहीं पा रही थी। करमवीर मिश्रा के छोटे भाई रणवीर मिश्रा ने उन्हें मुखाग्नि दी। दृश्य कारुणिक था, किंतु यही जीवन का सत्य है जिसे मनुष्य को स्वीकार करना ही पड़ता है। पति के बिना पूर्वा की जीने की इच्छा समाप्त हो चुकी थी। अवसाद में आकर वो अपने कमरे में ही साड़ी से फांसी का फंदा बनाकर पंखे से लटकने ही जा रही थी कि रणवीर मिश्रा आ गए और उसे बचा लिया। तो पूर्वा ने उनसे बिलखते हुए कहा, मुझे क्यों बचाया आपने? अब वे ही चले गए तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? रणवीर मिश्रा बोले, भाभी क्या आप अकेली ही ये दुख सह रही हैं? मैंने भी तो अपना भाई खोया है और माँ ने भी तो अपना बेटा खोया है। आपने ये भी नहीं सोचा ना कि आपने तो भैया के साथ सिर्फ 10 दिन गुजारे हैं, तो ये हाल है। और मेरा तो बचपन उन्हीं के साथ बीता है। हमारा क्या हाल है? मरकर भी आपके भैया से भेंट हो जाती तो मैं आपको छोड़ देता मरने के लिए। आपको ही क्यों, हम सब आपके साथ हो लेते, लेकिन जाने वाले का पता ठिकाना मालूम हो तो ना। अब आप मेरे भैया की अमानत हैं तो आपके दुख सुख का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। रुक्मणी बाहर से अपने बेटे की बात सुन रही थी। उसने सोचा कि जब उसका रणवीर स्वयं ही पूर्वा की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है तो क्यों नहीं उसे ये जिम्मेदारी दे ही दी जाए। इसीलिए उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वो पूर्वा का विवाह रणवीर से कर देगी। रुक्मणी ने पूर्वा का नाम कॉलेज में एमए करने के लिए लिखा दिया और उसके लिए शहर जाकर रंग बिरंगे सलवार सूट लाई। ऐसा उसने ये सोचकर किया कि पूर्वा एक विधवा नहीं कुंवारी लड़की की तरह दिखे। वो पूर्वा से ही रणवीर के लिए खाना भिजवाती और हमेशा इस कोशिश में लगी रहती कि पूर्वा और रणवीर एक दूसरे के करीब आएं। पूर्वा और रणवीर एक दूसरे का काफ़ी ख्याल रखने लगे। अक्सर ही वे किसी न किसी टॉपिक पर एक दूसरे के साथ बोलते बतियाते रहते। ये सब देखकर रुक्मणी को काफ़ी तसल्ली मिलती, क्योंकि उसे लगता था कि वो अपने उद्देश्य में कामयाब हो रही है। फिर रुक्मणी ने सोचा कि अब रणवीर से इस बारे में बात करनी चाहिए। इसलिए रणवीर को एकांत में पाकर उसने कहा, बबुआ फुर्सत में हो तो एक बात करना है। रणवीर ने कहा, हाँ कहिए माँ। रुक्मणी बोली, बहुत दिन से मन में सोच रहे थे कि कहे कि चाहिए कि ना, बाकी आज कहिए देते हैं। रणवीर ने कहा, आप कहिए तो। रुक्मणी बोली, हमसे पूर्वा की ई हालत देखल न जात है। हम सोचत रहली कि पूर्वा का ब्याह कर दें। रणवीर ने कहा, अरे माँ ये तो बहुत अच्छा विचार है, बल्कि मैं भी आपसे यही कहने वाला था। आखिर भाभी की उम्र ही क्या है, मुझसे भी उनकी तकलीफ देखी नहीं जाती। रणवीर की बातें सुनकर रुक्मणी को अपनी बात कहने के लिए बल मिल गया और उसने रणवीर से पूछा, तो क्या पूर्वा पसंद है ना? रुक्मणी के इस प्रश्न से रणवीर ने अचंभित होते हुए पूछा, हाँ माँ, भाभी तो अच्छी हैं ही, लेकिन आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? रुक्मणी ने अपने मन की बात बताई, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूर्वा इसी घर की बहू बनल रहे। यही से
तू पूर्वा से ब्याह कर ले। क्या कह रही हैं माँ? आपको अंदाज़ा भी है? मुझे भाभी अच्छी लगती हैं, लेकिन सिर्फ भाभी के नज़रिए से। मैंने कभी उनको इस नज़रिए से देखा ही नहीं जो आप कह रही हैं। रुक्मणी बोली, तो अब देख। रणवीर ने असमर्थता जाहिर की, यह मुझसे नहीं हो सकेगा। रुक्मणी बोली, हो जाएगा, कोशिश कर, आ बैठ के आराम से हमारी बात पर विचार कर। रणवीर के द्वारा ना कहने के बावजूद भी रुक्मणी को भरोसा था कि रणवीर मान ही जाएगा, इसलिए उसने इस बारे में पूर्वा के पिता रामानंद बाबू से भी बात की कि पूर्वा को रणवीर से विवाह करने के लिए तैयार करें। चूँकि ब्राह्मण समाज में लड़कियों के दूसरे विवाह की परंपरा नहीं है, इसलिए रामानंद बाबू को रुक्मणी का ये प्रस्ताव अच्छा तो नहीं लगा। फिर भी अपनी बेटी का भविष्य सोचकर उन्होंने रुक्मणी की बात मानकर पूर्वा को समझाने का आश्वासन दे दिया। काफ़ी हिम्मत जुटाने के बाद रामानंद बाबू ने रुक्मणी के द्वारा दिए गए प्रस्ताव को पूर्वा के सामने रखते हुए पूर्वा को समझाना चाहा तो वो चीख पड़ी। उसने अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, बाबूजी, ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपने पति की यादों के सहारे जी लूँगी और पढ़ाई भी तो कर रही हूँ, तो कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी। आप मेरी फिक्र छोड़ दीजिए। रामानंद बाबू बोले, कैसे छोड़ दूँ? मैं तुहार बाप हूँ। तू अकेले जीना भी चाहेगी तो ये दुनिया तोहरा के जिए न देगी। रुक्मणी जी महान महिला हैं, जिनका मन में इतना बढ़िया विचार आया है। कब नो जल्दी ना है, तू आराम से सोच विचार कर लो। इस बात के बाद से पूर्वा और रणवीर एक दूसरे के सामने आने से कतराने लगे। फिर भी रुक्मणी ने हार नहीं मानी और दोनों पर भावनात्मक दबाव डालना शुरू कर दिया। आखिर में ना चाहते हुए भी पूर्वा और रणवीर को एक दूसरे की बात माननी पड़ी और दोनों विवाह बंधन में बंध गए। विवाह बंधन में बंधने के बावजूद भी पूर्वा और रणवीर एक दूसरे के मन से नहीं बंध पाए। पूर्वा अपने रूम में रहती तो रणवीर अपने रूम में। रुक्मणी ने फिर भी हार नहीं मानी और अपना प्रयास जारी रखा। होली का दिन था, प्रकृति रंगों से सराबोर थी। वसंत ऋतु की हवाओं में भी ऐसा खुमार होता है कि बूढ़े भी अपने आप को जवान महसूस करने लगते हैं। फिर दो जवां दिल कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं? यही सोचकर रुक्मणी ने रणवीर और पूर्वा की ठंडाई में थोड़ी सी भांग मिला दी। भांग का असर ऐसा हुआ कि पूर्वा को रणवीर में अपना पूर्व पति करमवीर नजर आने लगा। पूर्वा ने हाथों में गुलाल लेकर रणवीर के गालों में मल दिया। फिर रणवीर भी कैसे पीछे रहता। भांग का नशा दोनों पर चढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे में सिमटने लगे। दो तन एक हो गया। उस रात रुक्मणी को सपना आया कि करमवीर कह रहे हैं, माँ मैं आ रहा हूँ। 9वें महीने पूर्वा ने एक पुत्र को जन्म दिया। रुक्मणी को लगा कि उसका करमवीर पुनः उसकी गोद में आ गया है। तभी रणवीर की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हुई और उसने अपने आंसुओं को झटपट पोंछ डाला। प्रांगण में झंडा फहराया गया। जय हिंद के ओजस्वी संगीत पर मदमस्त हो झूम झूम कर हवाओं के डांस फ्लोर पर तिरंगा कमर तोड़ नर्तन कर रहा था। आखिर करे भी क्यों नहीं, अपनी गौरव गाथा सुनकर मन मयूर नृत्य करने के लिए तो मचल उठता ही है। अभी आप सुन रहे थे किरण सिंह जी की लिखी हुई कहानी पूर्वा। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।